अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अली है और मैं माहिर अमराज मैदा और जिगर हूँ। आज मेरी वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है क्योंकि आज मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि एक माहिर अमराज कल्ब हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, हमने MBBS साथ में किया है, जिनका नाम है डॉक्टर एहसन मुजतबा बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौसम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आज वीडियो हमने जो बनाई है उसके ख़ास मकसद ये है कि हम लोगों को कुछ दिल की बीमारियों के बारे में कुछ आगाही दें। तो एहसन, मुझे ये बताएं कि जो हमारे आजकल की कम्युनिटी में और ख़ास तौर पे यंग पेशेंट्स हैं, उनमें दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, MI हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप उसके बारे में लोगों को कुछ बताएं कि अच्छा मौसम, आजकल जो है वो हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों को, उनकी जो इंसिडेंट्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक इंक्रीज देखने में आया है। और हम खुद परेशान हैं कि आजकल जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, पहला ज़माना था कि पहले ज़माने में हार्ट अटैक को सोचा जाता था कि ये सिर्फ बूढ़ों की बीमारी है, या ये सिर्फ आफ्टर 50 या आफ्टर 45 की बीमारी है, कि उसके बाद ही आपको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन आजकल तो 20-20 साल के बच्चों को, 25-25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, सडन डेथ हो रही है। हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं बच्चे हार्ट अटैक के अंदर, और इससे पहले कि हम कुछ कर पाएँ, मतलब सडन उनका हार्ट रुक जाता है, मर जाते हैं वो। इसकी क्या ख़ास वजह आपको लगती है? क्योंकि आपने देखे भी हैं, तो क्या वजह बनती है कि आजकल जो है यंग एजेस में आपको जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ मिलती हैं? अच्छा, यंग एज के अंदर जो है वो, अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है या यंग एज में आपको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, आपका दिल बंद हो रहा है, वो बड़ी कुछ कॉमन 4 से 5 वजूहात हैं। उनमें से 2-3 ऐसी हैं कि जो आजकल के दौर में थोड़ा बढ़ी हैं। नंबर 1 कॉज कि जो जिसने हमारे माशरे के अंदर एक तरह से जकड़ लिया है हमारे नौजवानों, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इतनी ज़्यादा मिकदार में हमारे यंग बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, मतलब वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस से छुप छुप के शुरू कर देते हैं, और जब तक वो अपनी पक्की उम्र में आते हैं तो उनको इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि वो छोड़ नहीं पाते हैं। घर वाले कितना ही उनका साथ देते हैं, घर वाले कितना ही उनके पीछे पड़ जाएं, लेकिन उनकी सोहबत, उनके दोस्त ऐसे होते हैं कि वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते। और जब उनकी स्मोकिंग की आदत बन जाती है तो उससे न सिर्फ उनके लंग्स इफेक्ट होते हैं, बल्कि उनकी जो हार्ट, उनका जो वेसल्स, जो नालियाँ होती हैं, वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं कि सिर्फ एक हल्का सा उनको जो है ना वो एक, समझे कि एक इंजरी होगी और वो नाली वहीं बंद हो जाएगी, इतनी कमज़ोर है। तो स्मोकिंग नंबर 1 कॉज है। नंबर 2 कॉज जो कि आजकल बड़ा कॉमन है, वो है ड्रग्स। ड्रग्स आजकल इतनी कॉमनली अवेलेबल हो गई हैं, जैसे कि कोकेन, जैसे कि आइस, जैसे कि आपके पास हेरोइन, जैसे कि अफ्यूम, जो कि बड़ा मतलब कॉमन, हम जो है वो पहले ज़माने में सिर्फ नाम मूवीज़ में सुना करते थे। अब हमारे बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में ये चीज़ें वेरी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हैं। उनको इतना अवेलेबल है कि वो समझते हैं कि शायद ये कोई टॉफ़ीज़ है, लेकिन जब तक उनको ये पता लगता है कि वो इसके एडिक्ट हो गए हैं, तब तक मामला बहुत बिगड़ चुका होता है। ये तो वो चीज़ें हैं कि जो प्रिवेंटेबल है। एक चीज़ है जो प्रिवेंटेबल नहीं है, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, और जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ हार्ट डिजीज़, वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली के अंदर यंग एज के अंदर हार्ट अटैक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके वालिद को 55 की एज से कम में हार्ट अटैक हुआ है, या आपकी वालदा को 65 की एज से कम में हार्ट अटैक हुआ है, तो फिर आप एट रिस्क हैं ऑफ हैविंग हार्ट अटैक एट अ यंग एज, और आपने उसके लिए अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करना है एट अ यंग एज, और अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना। ये वो चीज़ें हैं जो टॉप 3, अगर मैं कहूँ टॉप 3 कॉजेज़ हैं हमारे, ये वो कॉजेज़ हैं कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक मोस्ट कॉमन पड़ता है। अच्छा, अगर जैसे कोई पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई अलामात नहीं है दिल की बीमारी की, या और उनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का मरीज़ है फादर या मदर में, तो वो विदाउट एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम ना हो, फिर भी वो आ सकता है? कोई ऐसी चीज़ है जो वो प्राइमरी, जिसे प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ है कि वो आ सके अच्छा, आपको? हार्ट डिजीज़ की या हार्ट अटैक की जो है ना, वो कोई प्रोफाइलैक्सिस सच नहीं होती, नहीं। कोई दवाई नहीं होती, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, प्रिवेंशंस ऐसी हैं कि अगर आप उन पर ध्यान दें, क्योंकि आप तो एट रिस्क हैं ना, आपको पता है एट रिस्क है, तो अगर आप उन पर ध्यान दें तो आप इस रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मतलब आप लाइफ स्टाइल अपना ठीक कर लेंगे लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें हैं कि जिस पे खुसूसी फोकस। नंबर 1 एंड फॉरमोस्ट है आपका वेट।
अगर आपका वेट आपके एक्सपेक्टेड वेट से ज़्यादा है, बड़ा मोटापा है, तो आपने उसको बड़ा कंट्रोल करना है। मोटापे को आपने अपने वज़न को जो है ना वो अपने एक वज़न लिमिट्स रखना है। अब वो आप वॉक के ज़रिए करते हैं, वो आप खाने पीने को कट करके करते हैं, वो आप जिम के ज़रिए करते हैं, वो आपका मसला है। सही है। एक और मेरा सवाल है कि जैसे मरीज़ हमारे पास आते हैं, आपके पास जैसे आते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ, हार्ट अटैक के मरीज। हार्ट अटैक के मरीज़ जैसे आते हैं, तो जब उनकी प्राइमरी एंजियोग्राफी आप करते हैं, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी, तो क्या वो मरीज़ सवाल ये पूछते हैं कि क्या हमारा दिल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, वापस वैसा हो गया है जैसे पहला था, या अभी वो रिस्क पर है या डैमेज हो चुका है? अच्छा, हार्ट अटैक की टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। टाइमिंग ऑफ चेस्ट पेन, आपको जब सीने का दर्द हो रहा है तब से आपकी नाली कब तक खुली है, तब तक कितना डिले हुआ है, वो डिले बड़ा मैटर करता है। आमतौर पे कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर कि अगर 90 मिनट्स के अंदर अंदर, 1.5 घंटे के अंदर अंदर, जब से आपको पेन शुरू हुआ है तब से आप पहुंच भी गए और आपकी नाली खुल भी गई 1.5 घंटे के अंदर अंदर, तो उसका मतलब आपका ज़्यादा नुकसान नहीं। लेकिन अगर 90 मिनट से ज़्यादा हो गया तो बाय एवरी पासिंग मिनट आपका डैमेज 10 टाइम्स बढ़ता है। वो रिवर्सिबल हो जाता वो है? रिवर्सिबल होता है, वो वापस नहीं आ सकता। मतलब और आपका दिल कमज़ोर हो जाता है, अच्छा, तो दिल आपका प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता। उससे होता यह है कि आपके जो है वो वॉल बंद ही रहते हैं, वो नहीं खुल पाते, और खुल भी गए तो उस जगह पे प्रॉपरली आपका दिल जो है ना वो वापस से पुरानी वाली ताकत हासिल नहीं कर पाता। फिर होता यह है फेफड़ों में पानी भरता है, सांस फूलता है, आप प्रॉपरली हर काम नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर दवाइयों पर रहना पड़ता है। वैसे भी स्टंट के बाद दवाइयाँ मिलती हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, लेकिन उस हालत के अंदर आपको एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो है ना उस पर आना पड़ता है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल जो है इसी दवाई के ऊपर ही है कि जो स्टेंटिंग जिसे हो जाती है मरीजों में, तो उनको जो है वो एंटीकोगुलेंट लेना पड़ता है, जैसे एस्पिरिन, खून पतला करने की खून दवाई। पतला करने वाली दवाइयाँ, तो वो कितने अरसे तक लेनी चाहिए? क्योंकि एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे पास मरीज आते हैं कि भाई मुझे स्टेंट लगा हुआ है, मैं तो ये खून पतले करने वाली दवाई लूंगा तो मैदा खराब हो जाता है, ये तो अगर उसका कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है? अगर देखा जाए ना तो एक दिल के डॉक्टर का और एक मैदे के डॉक्टर का मेजर फड्डा इसी बात पे। फटा होता है जिसमें ये क्या कार्डियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपस में मिल बैठ के और डिसाइड करना अच्छा, चाहिए इसमें ये है मौसम कि जब आपको स्टेंट लगता है ना, आजकल जो हम स्टेंट लगा रहे हैं, जो कि नए बिल्कुल न्यूअर जो जनरेशन स्टेंट है, उनको बोलते हैं डेस, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। वो स्टेंट लगने के कम से कम 6 महीने तक आपने 2 एंटीप्लेटलेट्स, मतलब एस्पिरिन और उसके साथ एक और एंटीप्लेटलेट लेनी लाजमी है। 2 एंटीप्लेटलेट लेनी लाजमी है। तो 6 महीने से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंद। हाँ, अगर तो यह है कि मैसिव कोई ब्लीड हो जाए या फिर कोई ऐसी कोई प्लेटलेट आपके कम हो जाए, तो उस सूरत में फिर भी रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा जा सकता है। लेकिन 6 महीने से पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बंद नहीं करनी नहीं कभी कर भी, किसी हाल में भी। किसी हाल में। लेकिन कभी अगर मरीज को अपर जी ब्लीड हो जाता है, खून की उल्टी आ जाती है, ऐसे बाज़ औक़ात मरीज होते हैं, तो उनको टाइम बीइंग के लिए हमें बंद करनी पड़ती है जब तक कि उनका एंडोस्कोपिकली हीमोस्टेसिस ना हो जाए। तो क्या ब्रिज कर सकते हैं कोई, हम उसकी जगह पे कुछ अच्छा, और इसमें दे यह है सकते कि हैं? सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना वो एस्पिरिन का है। ठीक है, एस्पिरिन तो बंद नहीं करते वैसे भी। ठीक है ना, एस्पिरिन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो आपका क्लोपिडोग्रेल या दूसरी जो आपकी जो एंटीप्लेटलेट है ना उसका है। तो अगर तो ज़ाहिर है आपको अक्यूट ब्लीड हुआ है, मतलब एक्टिव ब्लीडिंग अगर हो रही है ना, तो एक्टिव ब्लीडिंग में तो दोनों ही देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइन है, अगर एक्टिव ब्लीड हो रहा है। लेकिन ये है कि अगर आपका हीमोस्टेसिस हो गया है, आपने वो चीज़ की उसको कंट्रोल कर लिया है, तो फिर उसके बाद ये है कि सिंगल और फिर उसके बाद डुअल विद द स्पैन ऑफ टाइम आप शुरू कर सकते हैं और करनी चाहिए। ठीक है, सही। ऐसा हमें ये बताएं कि जो एंजियोग्राफी का जो एक प्रोसीजर होता है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी ड्यूरेशन होती है? उससे लोग बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं कि एंजियोग्राफी मतलब कि पता नहीं, वो समझते हैं कि हार्ट सर्जरी हो गई, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। अच्छा, वो तो एंजियोग्राफी जो है ना वो आजकल इतनी सिंप्लीफाइड हो गई है, इतनी ज़्यादा आसान हो गई है। पहले ज़माने में जो लोग थे वो एंजियोग्राफी जब उनकी होती थी, पाँव की रग से होती थी, पाँव 12 घंटे तक आप मूव नहीं कर सकते थे, सीधा रहना पड़ता था, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल हाथ से ये आपका जो रिस्ट है, यहाँ की जो एक रग है, उससे जिस तरह कैमरा लगता है आपको ना, वैसे ही कैमरा यहाँ पर लगाता है। कोई उतना ही दर्द होता है जितना कैमरा लगने में होता है। वो कैमरा लगने के बाद सारा काम उससे होता है। आप जाग रहे होते हैं, आपको कोई हम सेडेशन भी नहीं देते हैं,
ना हम आपको कोई गुनूदगी ना सेडेशन कुछ भी नहीं। आप जाग रहे होते हैं, आप तमाम बातें सुन रहे होते हैं, आप तमाम चीज़ें मॉनिटर पर देख रहे होते हैं, अपनी एंजियोग्राफी आप खुद अपने मॉनिटर पर देख रहे होते हैं। आपको उसी जो कैनुला है उसी से हम लोग कैमरा लेके जाते हैं और टीवी जो सामने जो मॉनिटर है उसके ऊपर उसकी जो है वो इमेजेस लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं। कितना टाइम लगता है एंजियोग्राफी के प्रोसेस में? अच्छा, एंजियोग्राफी जो है नॉर्मली अगर इलेक्टिव एक आप करवा रहे हैं, मतलब मेजर हार्ट अटैक नहीं है, ठीक है, उसके अलावा एंजियोग्राफी आपको जो है वो एडवाइस की हुई है, तो उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं प्रोसीजर में। और उसकी प्रिपरेशन जो थोड़ा सा स्टेरिलाइजेशन के जो आपके प्रोसीजर है वो मिला के मुश्किल से आधा घंटा। तो ये आधे घंटे का प्रोसीजर है। आधे घंटे के अंदर आप एंजियोग्राफी हो के वापस भी आ जाएंगे बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। और इंशाल्लाह 4 से 6 घंटे में जब वो कैनुला हम निकाल देंगे, 4 से 6 घंटे में निकालते हैं, वो निकाल देंगे, फिर आप आराम से घर भी जा सकते हैं। सो जैसे कि आपने सुना कि इट्स कम्प्लीटली पेनलेस है, कोई सेडेशन नहीं है, कोई नशा नहीं होता और आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इट्स वेरी इजी प्रोसीजर टू गो थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एहसन, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई जो कि हमारे लोग जो हैं जानना चाहते हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही एक वीडियोस बनाते रहेंगे लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच।